हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने थोड़े से बेसिक्स की बात करी थी। तो एक जातिका का कहना था कि हम सारी चीज़ों को नहीं पढ़ पाते और हम उसको नहीं समझ पाते। इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि टॉपिक्स बाय टॉपिक्स जिस तरीके से लिखा गया था एस्ट्रोलॉजी को, उसके हिसाब से समझाने की एक कोशिश करूंगा। कुछ ये भी परेशानियां हैं कि जो हम शब्द यूज कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, आप लोगों को जो कोई से भी शब्द का मतलब ना समझ में आता हो, आप उसको कमेंट में लिख के मुझे संडे को सेंड कर दिया कीजिए। उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर टेक्निकल वर्ड को लेकर परेशानियां चल रही हैं। हो सकता है आपके साथ ही नहीं, दूसरों के साथ भी हो रही हो, इसीलिए वो चीज उनको उस लेवल पे शायद समझ में ना आए। इसीलिए जो संडे का दिन होता है वहां पे आप कमेंट में लिख दें कि ये चीजें जो हैं वर्ड्स हमें समझ में नहीं आते, तो मैं उसको स्पेसिफिकली उसके ऊपर वीडियोस को बना दूंगा। जितना पार्टिसिपेशन होगा उतना ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा, जितना सीखने को मिलेगा उतना ज्यादा ही कहीं ना कहीं आप अपने आप को और दूसरों की जिंदगियों को भी पहचान पाओगे। चलिए, आज मैं बात करता हूं कि हम अक्सर सुन लेते हैं सभी को कि अरे ये ग्रह तो यहाँ बैठा है, वो ग्रह वहां बैठा है, ये योग वो योग, पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ बताते हैं। लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती है तो फिर फीस लेके 9-2-11 हो जाती। पहले इस बात को समझना कि आप अपने आप को बिल्कुल ग्रह की तरह मानो, जैसे कि आप अपने आप में एक ग्रह हो। आपकी जो थॉट प्रोसेस है वही थॉट प्रोसेस एक ग्रह की होनी चाहिए, तब जाके तो हम उस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे। हम जब स्टेट ऑफ द प्लैनेट्स की बात करते हैं, अवस्था की बात करते हैं, तो हम इंसान के ही पहलू को समझते हैं कि हमारी जिंदगी जैसे चलती थी उसी को देख सोच के लिखा गया। सबसे पहले हमने जो बात करी थी वो ये कि जब कभी भी कोई ग्रह किसी कुंडली के अंदर आएगा तो उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इसको समझना होता है। ठीक है, अगर आप अपॉर्चुनिटीज को समझ रहे हो तभी आप उसको स्टडी कर पाओगे कि कितने कंटेक्स्ट में चीजों को देखना है। ये हमारे पास हाउसेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एक कंटेक्स्ट होता है हमारा अवस्था को देखने का, वो होता है विथ रिस्पेक्ट टू हाउस, कि कोई सा भी ग्रह किसी भाव में किस अवस्था में बैठा है। ये वाला टॉपिक जो है ये मैंने कवर कर लिया है, इसको आप वीडियोस के अंदर पीछे जाके देखेंगे तो मिल जाएगा। हमने यहाँ पे बात की थी 6-6 डिग्री के ऊपर डिवाइड कर दिया था। हाउस के अंदर एंटर होता है अगर कोई प्लैनेट, तो उस हाउस के लिए अभी वो नया नया है, तो वो बाल अवस्था में है, थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, मिड पॉइंट पे नहीं पहुंचा है, अभी पूरी कंट्रोल नहीं लेकर आया है, वो कुमार अवस्था में है। जिसने मिड पॉइंट को छू लिया है वो कहीं ना कहीं पूरे पूरे हाउस को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, वो युवा अवस्था में है। अगर उसने हाउस के मिड पॉइंट को क्रॉस करके आगे निकल गया है और ऐसी परिस्थिति में वो उसके रिजल्ट से ऑलमोस्ट अपने आप को बाहर लेने के लिए आ रहा है, तो वो वृद्धावस्था है, यानी कि उसको पूरा एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर हाउस का, वो उसके बारे में आपको हर जानकारी दे सकता है। इसी के बाद जब वो बिल्कुल आखिरी की डिग्रियों पे आता है विथ रिस्पेक्ट टू हाउस, तब वो हो जाता है मृत, कि अब तो मेरा इस भाव को लेकर पूरा काम हो चुका। ये उसकी पहली अवस्था है जो हम मेंशन करते हैं। इसके बाद आता है राशियों के आधार पे, क्योंकि हमने भाव बनाए, भाव के अंदर राशियां आएंगी। अब आप ये समझो राशियों को समझने के लिए कि छोटे से बच्चे जो होते हैं उनसे पूछा जाता है कहाँ जाना चाहते हो, कोई कहता है कि मैं मामा के यहाँ जाऊंगा, कोई कहता है मैं नाना के यहाँ जाऊंगा, कोई कहता है मैं चाचा के यहाँ जाऊंगा। यानी कि अगर इंडिविजुअल हम एक बच्चे को समझे कि एक इंसान के मन को समझे, तो वो भी क्या मानता है, वो मानता है कि मुझे कहीं एक जगह पे अच्छा लगता है, उस जगह पे मैं जाना चाहता हूं। इसी तरीके से जो ग्रह हैं वो भी अलग अलग राशियों में जाते हैं, तो अलग अलग राशियों में जाने के बाद उनकी अपनी जो पोजीशन है वो वेरी होने लगती है। कैसे? अगर ग्रह अपनी खुद की राशि में चला गया, खुद की राशि में चला गया, तो हम उसको मानते हैं कि वो वहां पे जागृत है, या फिर वो उच्च राशि में चला गया तो वो जागा हुआ है, अवेकन है, अपने सराउंडिंग्स को लेकर बिल्कुल तैयार है, तत्पर है। क्योंकि अपने घर में और अपनी उच्चता पे बैठी हुई चीज जो है वो कहीं ना कहीं अपने सराउंडिंग्स को बहुत ज्यादा मायने रखती है।
इसके बाद आता है ड्रीम वाला। ड्रीम वाली कंडीशन वो है जहां पे कि प्लैनेट एक एनिमी साइन में चला गया है। ये एनिमी और फ्रेंड्स की बात जो होगी ये होगी कैसे, नैसर्गिक, नेचुरल रूप से आपस में एनिमी है या फ्रेंड्स हैं, ये उसको पहले देखा जाएगा। ठीक है, जब हम बात करेंगे कि एक ग्रह उठा और वो नैसर्गिक रूप से दुश्मन था लेकिन उस राशि में मौजूद हो गया, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए कि शनि जो है वो उठता है और वो जाके बैठ जाता है आपके मंगल की किसी भी राशि में। ठीक है, तो परमानेंट बेसिस पे हम कहेंगे कि वो ग्रह कैसा बैठा है, वो ग्रह बैठा हुआ है एनिमी साइन में, वो ग्रह बैठा हुआ है एनिमी साइन में, ये हम परमानेंट बेसिस को देख के बोलेंगे। लेकिन अगर कुंडली में शनि और मंगल आपस में मित्र हो गए, अगर शनि और मंगल आपस में मित्र हो गए तो वहां पे वो रहेगी एनिमी साइन, परंतु उतना ज्यादा परेशान नहीं होगा क्योंकि फॉर दैट टाइम वो उसके लिए फ्रेंडली है। तो यहां पे ये ध्यान रखना होता है, जब साइन के बेस पे हम बात करेंगे तो आपस में ग्रहों के रिलेशन को समझना पड़ेगा। ये बात तो वो लिखी गई है कि नेचुरली, नैसर्गिक रूप से ग्रह अगर अपनी राशि में है या उच्च है तो जागृत है, अगर वो अपनी राशि में नहीं है, अपने दुश्मन की राशि में आ गया, तब तो वो सोया हुआ है, सॉरी सपने में है, ड्रीम स्टेज में है कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं। और अगर वो ग्रह नीच राशि की तरफ बढ़ गया तो ऐसी परिस्थिति में वो जानता है कि अब उसमें ज्यादा कुछ करने की क्षमता नहीं रही, वहां पे उसको मानते हैं कि वो सोया हुआ है, स्लीपिंग स्टेज है। तो अगर उच्च राशि है तो जागृत, अगर अपने से मित्र की राशि में है तो भी ड्रीम में है, अगर मित्र से थोड़ा सा आगे बढ़ गया, एनिमी में आ गया और खासकर पूरी तरीके से नीच राशिस्थ हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में वो ग्रह किस में चला गया, वो सुप्त अवस्था में चला गया, स्लीपिंग स्टेज में चला गया। इसके बाद आता है कि ग्रह आपस में एक दूसरे के साथ भी बैठ सकते हैं। पहला वाला केस हमने लिया कि बच्चा एक घर के अंदर है तो उसकी किस लेवल पे डेवलपमेंट हो रही है। दूसरा स्टेज हमने लिया वो किसी राशि में जा रहा है तो क्या हो रहा है। अब राशि और इन दोनों के बाद तीसरी स्टेज ये हो सकती है, वो गया तो अच्छी राशि में लेकिन उसके साथ कोई दूसरे को भी बिठा दिया जाए। जैसे कि हम देखते हैं बहुत ही छोटा सा कोई बच्चा है और उसके साथ हमने किसी वृद्ध को बिठा दिया, तो वो वृद्ध जो है वो उस बच्चे को कंट्रोल करने लगेगा कि बच्चे ने इधर उधर दौड़ भाग करी तो उसने उसको डांटा, उसको रोका, है ना। ऐसी परिस्थितियां भी जिंदगी में हम देखते हैं। तो इसी तरीके से जब कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठेगा, मान लीजिए सूर्य है वो किसी और ग्रह के साथ में बैठ गया, तो ये जॉइंट में आपस में बैठने का जो फैक्टर है उसको देखकर भी हम बात करते हैं कि ग्रह उससे खुश होगा या दुखी होगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कि अगर एक चाइल्ड है और एक साथ में उसके मदर को बिठा दीजिए तो वहां पे तो वो खुश नजर आ जाएगा। अब यहीं पर वो चाइल्ड है और इसके साथ किसी को, मान लो टीचर को बिठा दिया मैंने, अब बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता तो वो टीचर के साथ बैठेगा तो वो गुमसुम सा हो जाएगा, वो अपने आप को खुश महसूस नहीं करेगा। यहां पे बैठेगा साथ में तो ज्यादा हैप्पी फील करेगा। इसी आधार पे जो एस्पेक्ट्स हैं और यूनियंस हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर प्लैनेट्स के ऊपर दूसरे ग्रहों की दृष्टि और उसका साथ, उसको देखकर वो ग्रह या तो खुश होता है या तो परेशान होता है, लज्जित, मुदित और भी कई सारी अवस्थाएं इसके आधार पर भी दर्शाई जाती हैं। हम इन सारी चीजों को आगे के वीडियोस में एक के बाद एक इंडिविजुअली वर्ड बाय वर्ड कैरी करेंगे ताकि वीडियो लंबी भी नहीं होगी, छोटी छोटी रहेंगी और दिन बाय दिन आप उसको समझते चलोगे। तो ये होता है यूनियन और एस्पेक्ट के कारण। इसके बाद आता है रियल टाइम पोजीशन। रियल टाइम पोजीशन जो है ना, ये सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आपको कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है। रियल टाइम पोजीशन जो है वो एक्चुअल में कभी भी मेंशन्ड नहीं होती, ये पूरी कैलकुलेटिव पार्ट है। इसके अंदर हम फॉर्मूलाज को यूज करते हैं जिसमें हम प्लेनेट के नक्षत्र को भी यूज करते हैं, ठीक है, हाउस की पोजीशन को भी यूज करते हैं, साइन की पोजीशन को भी यूज करते हैं। ये तीन पोजीशनों को यूज करने के साथ साथ हमें इसमें यह भी देखना पड़ता है कि जो वो पर्टिकुलर प्लैनेट है उसका अपना एक पोटेंशियल कितना है,
ठीक है। इंडिविजुअल एक प्लेनेट का पोटेंशियल होता है, उसको एक नंबर अलॉट होता है, उसके बाद वो किसी नक्षत्र में बैठेगा, किसी भाव में बैठेगा, किसी राशि में बैठेगा। इन सारे फैक्टर्स को लेकर जो उस कुंडली का रियल टाइम पोजीशन होगा वो बताता है हमें कि ये ग्रह आपकी जिंदगी में क्या कुछ दे सकता है। अगर आप डेप्थ से पढ़ोगे तो उसमें सारी चीजों को मेंशन्ड किया गया है। अगर ये कैलकुलेशन किसी ने लगा दी और ये 3 का ज्ञान है तो वो एग्जैक्टली जानता है कि उसकी जिंदगी में वो ग्रह करने क्या वाला है। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशनें आएंगी कि हम देखते हैं कार जा रही थी, कार में एक पूरी फैमिली बैठी थी और पूरी की पूरी फैमिली एंड हो गई। वो ऐसी चीजें भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर मेंशन्ड है। वो सारे कैलकुलेशंस यहां पर इस पॉइंट पे जाके मेंशन्ड है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। हर एक ग्रह की विथ डेप्थ स्टडी दी गई है कि अगर वो रियल टाइम पोजीशन में किसी पर्टिकुलर अवस्था को हासिल करेगा तो किस भाव में वो इंसान को जिंदगी में राइज कराएगा और कब वो फॉल करा सकता है। कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस हम ऐसी भी देख रहे हैं जो रियल लाइफ एग्जांपल्स में एक इंसान ने अच्छा खासा राइज किया, जैसे एक एज क्रॉस की, उसके बाद उसका डाउनफॉल आना शुरू हो गया। ये सारी चीजें जो होती है ये इस स्टेट पे डिपेंड करती हैं जिसकी पूरी अलग कैलकुलेशंस होती हैं। इससे हटके ऊपर की जो 3 स्टेट्स हैं उसके अंदर भी मोस्टली ज्यादातर लोग जो आपको यूट्यूब पे दिखते हैं वो सिर्फ इसको गलत तरीके से यूज करते हुए दिखते हैं। हाउस के बेस पर जो कैलकुलेशन है उसको भी लगाते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था कि वो भी किस मिस्टेक के साथ लगाते हैं। तो हमें इन चीजों से बचना होगा अगर एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी की ट्रुथ को समझना है। जैसे मैंने कहा था वैदिक मैथमेटिक्स अगर एग्जैक्ट फॉर्मूले के साथ चल रही है तो सही आंसर देगी, वैसे ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपको यदि सही अनुमान करना है, सही प्रिडिक्शन करनी है तो आपको सिर्फ ऊपर से नहीं इस लेवल तक पे आके कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी ताकि आप जान सकते हो वो पर्टिकुलर प्लैनेट आपकी जिंदगी में क्या रिजल्ट करने को आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ आई होगी। आने वाले वीडियोस के अंदर हम इसको डेप्थ में लेके चलेंगे। जो लोग भी सीखना चाहते हैं वो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। धन्यवाद।